से तड़पते हुए रोने लगी। मैं तो बस उसे हाय कर रही थी ताकि उसका ध्यान एक पल के लिए मेरी ओर आ जाए। तुम झूठ बोल रही हो, तुम प्रेम सर को टच करने की कोशिश कर रही थी। वो बॉडीगार्ड कभी नहीं मानने वाला था कि उसकी कोई गलती हुई है। नहीं, मैं तो बस उसे हाय कर रही थी, वो लड़की रोते हुए बोली। अनामिका ने भी उस बॉडीगार्ड की हरकत देखी थी। उन्हें दूर से ही उस लड़की को देखकर उसके लिए सिंपैथी हो गई। उसने गलती की है या फिर शायद जानबूझकर। प्रेम अपने बॉडीगार्ड को इसके लिए फटकार क्यों नहीं लगाता? उधर चोट खाई उस लड़की के आसपास की लड़कियों ने भी उस लड़की को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया। इसकी हिम्मत तो देखो, इसने हमारे प्रेम को टच करने की कोशिश की। चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। इसकी पिक्चर ले लेते हैं, फिर इसे इंटरनेट पर एक्सपोज कर देंगे। हाँ, इससे फ्यूचर में भी कभी ये प्रेम के आसपास नहीं फटक पाएगी। वो बेचारी लड़की पहले से ही दर्द से रो रही थी, लेकिन अब उसके साथ बाकी की लड़कियां जो करने वाली थी, उसे सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी। नहीं नहीं, मैं तो बस उसे हाय कर रही थी। वो बॉडीगार्ड और प्रेम खुद उस लड़की की हालत पर हंस पड़े। ये कमीना इंसान, इसके जैसे बुरे लोगों को कोई पसंद कैसे कर सकता है? इनके फैंस का दिमाग भी पूरी तरह से खराब है। इन सभी को देखकर ये लगता है कि बड़े बुजुर्गों की वो बात सही है, लड़कियों को हमेशा बुरे लड़के ही पसंद आते हैं। अनामिका ने गुस्से से बौखला कर कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम? उस जाहिल बॉडीगार्ड के कान को ज्यादा ही तेज थे। उसने अनामिका की कही बात को सुन लिया था और उसके बिहेवियर को देखकर लग रहा था कि वो तुरंत उठकर अभी अपना हाथ ही उठा देगा। कृतिका की भौहें उठ गई। प्रेम के सामने होते हुए भी उसके बॉडीगार्ड्स, उसके फैंस और बाकी लोगों से इतने बुरे तरीके से पेश आ रहे थे, यानी उन्हें इसकी परमिशन प्रेम से ही मिली होगी। तुम्हें बुरा लगा तो क्या अब तुम मुझ पर भी हाथ उठाओगे, जैसे तुमने उस बच्ची पर हाथ उठाया? अनामिका चीखते हुए बोली। वो बॉडीगार्ड प्रेम के साथ उस कंपनी के अंदर आ रहा था जहां वो काम करती थी। वो उस मनहूस से जरा भी नहीं डरी। ठीक उसी पल जब बाकी की लड़कियां उस चोट खाई हुई लड़की की तस्वीर लेने की कोशिश कर रही थी, कृतिका उनके बीच पहुंची। अपने दुपट्टे से उस छोटी बच्ची के चेहरे को उसने झट से कवर कर दिया ताकि कोई उसकी तस्वीर ना ले पाए। इंटरनेट बुलिंग एक ऐसी चीज है जिससे परेशान होकर कई बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं। कृतिका को उस लड़की की चिंता थी। कृतिका उस भीड़ से उसे खींचकर बिल्डिंग के पास ले आई जहां अनामिका खड़ी थी। इत्तेफाक से ये वही लड़की थी जिसने थोड़ी देर पहले उससे और अनामिका से बहस की थी। कृतिका ने उस पर जरा भी गुस्सा नहीं किया। उसने उसकी स्लीव्स उठाई और उसके हाथ पर लगी चोट को देखा। चोट लगने वाली जगह बुरी तरह से लाल हो चुकी थी और उस पर सूजन भी काफी आ गई थी। क्या तुम अब भी इस इंसान की फैन बने रहना चाहोगी? कृतिका ने प्रेम की ओर इशारा करते हुए उस लड़की से सवाल किया। तुम्हें उसके गार्ड ने उसकी आंखों के सामने मारा, लेकिन ऐसा करने पर क्या उसने उस गार्ड को एक बार भी कुछ कहा? प्रेम का इस भीड़ में इन सब पर ध्यान नहीं गया होगा। वो लड़की अब भी प्रेम के अगेंस्ट नहीं जा रही थी। वो यंग होने के साथ साथ काफी हैंडसम था। उसका नाम भी लड़कियों के दिल के तार को छेड़ जाता था। फिर वो बुरा कैसे हो सकता था? नहीं, वो बिल्कुल भी बुरा नहीं था। अगर किसी सेलिब्रिटी के बॉडीगार्ड्स उनके फैंस के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो वो उन्हें दिखावे के लिए ही सही, लेकिन एक फटकार जरूर लगाते हैं। इस बात से परेशान होकर कि कहीं उसके फैंस उससे नाराज ना हो जाए या वो सच में हर्ट तो नहीं हो गए होंगे। किसी साइको या स्टॉकर के साथ भी कोई सेलिब्रिटी इतनी बुरी तरह से पेश नहीं आता। वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि उसके फैंस को कोई चोट ना लगे या उनके साथ किसी तरह का बुरा बर्ताव ना किया जाए। लेकिन प्रेम ने क्या ऐसा कुछ किया? नहीं। बावजूद इन सब के तुम उसके फेवर में बोल रही हो। तुम्हें फैन बनना है तो जरूर बनो, लेकिन किसी ऐसे सेलिब्रिटी की जिसे अपने फैंस की परवाह है, ना कि प्रेम जैसे जाहिल की जो चलता भी है तो घमंड के साथ। कृतिका प्रेम से ज्यादा उस लड़की पर गुस्सा थी। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन उसने किसी बेकार आदमी से अपनी इंसल्ट करवाना ज्यादा सही समझा। क्या कह रही हो तुम? ठीक उसी पल प्रेम का मैनेजर चिल्ला उठा, बेफालतू की बातें बोलना बंद करो। तुमने अभी भी अपने सनग्लासेस पहन रखी है। क्या बात है, तुम्हारी आंखें नॉर्मल लाइट की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं क्या? कृतिका ने उस मैनेजर को नजरअंदाज करते हुए उसके साथ खड़े प्रेम की इंसल्ट की। यहाँ आने के बाद क्या तुमने अपने फैंस का अभिवादन किया? उनकी यूनिफॉर्म को देखा?
सारे के सारे स्कूल बंक करके आए हुए हैं। ये सब स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं और तुम इन्हें सही रास्ता दिखाना तो दूर, इनका आभार तक नहीं जता रहे हो। क्या उन्हें ये कहना कि वापस स्कूल जाओ और आगे से अपनी अपनी क्लासेस मिस ना किया करो बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए? अगर तुम उन्हें ये समझाओगे तो वो तुम्हारी बात जरूर मानेंगे। तुम हो कौन? प्रेम के मैनेजर दिनेश ने बौखलाते हुए कृतिका से कहा। ओबरॉय कॉरपोरेशन की एक मामूली सी एम्प्लॉय। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेम सर को इस तरह कुछ भी कहने की? दिनेश ने तुरंत नजदीक के सिक्योरिटी ऑफिसर को ऑर्डर दिया, भगाओ इस लड़की को यहाँ से। अनामिका भड़क उठी। मुझे सच में इन बच्चों के लिए बुरा लग रहा है जो तुम्हारे बॉस के फैन है। ये इंसान इनका फ्यूचर बर्बाद कर रहा है बस। उसके बाद सुनकर प्रेम खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर उसने पलटकर अपने फैन से सवाल किया, क्या सच में मेरी वजह से तुम लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है? उसके सभी फैंस एक साथ चिल्ला उठे, बिल्कुल भी नहीं। देखा तुमने, उसने मुझसे सवाल किया, उसने मुझसे बात की। प्रेम ने मुझसे बात की। प्रेम की तरफ देखो एक बार। प्रेम प्रेम, तुम सब बहुत प्यारी लड़कियां हो, प्रेम ने अकड़ते हुए कहा। लेकिन स्कूल बंक करना अच्छी बात नहीं, याद रखो। अगली बार से स्कूल अथॉरिटी से परमिशन लेने के बाद ही तुम सब मुझसे मिलने आओगी। सुनेंगी लिटिल सिस्टर। स्कूल अथॉरिटी से छुट्टी की परमिशन लेना, वो भी किसी स्टार को देखने जाने के लिए। अगर ये बच्चे सच में ऐसा करेंगे भी तो क्या स्कूल इन्हें परमिशन देगा? वो कोई न कोई झूठा बहाना बनाकर ही स्कूल से छुट्टी ले पाएंगे। क्या प्रेम को ये सब समझ में नहीं आता? इससे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? ये बच्चों को अच्छी बातें तो सिखाने से रहा। वो बस यही चाहता है कि वो जहां भी जाए उसके फैंस उसके पीछे पीछे हर वक्त भागते रहे। इन सब में उन बच्चियों की अपनी स्टडी बर्बाद हो रही है, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं। कृतिका ने पलटकर उस लड़की को देखा जिसके हाथों में चोट लगी थी। वो कुछ इस तरह से लड़खड़ा रही थी मानो उसकी जिंदगी का अब कोई मकसद ही नहीं रह गया था। कृतिका उसके लिए उदास हो गई। जिस इंसान के पीछे वो भागती रही, उस गार्ड के उसे मारने से वो दर्द में तड़प कर रो रही थी। फिर भी ना तो उसने अपने गार्ड को कुछ कहा और ना ही उससे एक बार दो मीठी बातें बोली। चलो आज के मेडिकल क्लिनिक चलते हैं, तुम्हारी चोट को किसी डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। कृतिका ने उसके दूसरे हाथ को थामते हुए कहा, जिसमें चोट नहीं लगी थी। अनामिका भी उन दोनों के साथ ही रही। उस बच्ची को देखकर अनामिका को हर वक्त अपनी बच्ची की याद आ रही थी। शायद इसी वजह से उसके रूड बिहेवियर के कारण वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उसने मन बना लिया था कि घर जाने के बाद उसे सबसे पहले अपनी बच्ची को सही और गलत स्टार के बीच का फर्क बताना होगा। साथ ही ये भी बताना होगा कि किसी सेलिब्रिटी के पीछे भागने के चक्कर में उसे अपनी पढ़ाई को बर्बाद नहीं होने देना है। क्लिनिक पहुंचने के बाद जब डॉक्टर ने उस बच्ची की चोट को देखा, तब तक चोट लगा हुआ वो हिस्सा और भी ज्यादा सूज गया था। लगता है किसी ने काफी जोर से मारा है तुम्हें। प्रेम के बॉडीगार्ड ने। कुछ देर पहले क्या हुआ था अनामिका ने तुरंत डॉक्टर को बता दिया। उस टीनेज बच्ची के हाथ पर दवा लगाते हुए डॉक्टर ने कहा, एक सेलिब्रिटी के पीछे भागने में तुमने खुद को चोट लगाई है। बताओ, जब तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे हाथ में लगे चोट को देखेंगे तो उन्हें कितना दर्द होगा? बेटा, इन आंटी की बात को मानो। किसी भी सेलिब्रिटी के पीछे भागना बंद करो, और भागना भी है तो किसी ऐसे के पीछे भागो जिसे तुम जैसे फैंस की कदर हो। डॉक्टर की बात सुन वो लड़की फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपना सिर उठाकर कृतिका को देखा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दीदी, क्या सच में प्रेम इतना बुरा है? तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा लिटिल सिस्टर। तुम खुद से ये सवाल करो, क्या वो अच्छा है या बुरा? कृतिका ने सीरियस होकर उसके सवाल का जवाब दिया। लेकिन तुम्हारे मन में अगर ये सवाल उठ चुका है तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दिल को पता चल चुका है कि वो कैसा इंसान है। अनामिका ने उसे रोते देख उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ाया। रुमाल लेकर अपने आंसू पोंछते हुए वो बोली, मैंने सब देखा दीदी। चोट लगने के बाद जब लड़कियां मुझे बुरा भला कह रही थी तो वो मेरी हालत पर मुस्कुरा रहा था। अभी भी जब आपने उससे सवाल किया तब भी वो उसी तरीके से मुस्कुराया जैसे मुझे रोते देख वो मुस्कुरा रहा था, मानो वो हमारा मजाक उड़ा रहा हो। वो सच में बुरा है। चलो, एक बात तो अच्छी हुई कि तुम्हें पता चल गया कि वो इंसान अच्छा नहीं है।
तो अब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है? कृतिका ने उससे सवाल किया। उस बच्ची को समझ में नहीं आया कि कृतिका उससे क्या करने को कह रही थी। ये बात समझते ही कृतिका ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी मेडिसिन लेकर वापस से स्कूल जाना है, अपनी क्लास कंटिन्यू करनी है और आगे से किसी भी सेलिब्रिटी के पीछे भागने के चक्कर में अपनी पढ़ाई को दरकिनार नहीं करना है। तुम्हें अपने स्कूल को कभी बंक नहीं करना है। अगर कोई सेलिब्रिटी सच में अच्छा है और तुम्हें पसंद है, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करके खुद को इस काबिल बनाना है कि फ्यूचर में तुम उससे मिल सको, उसके साथ कोई काम कर सको। ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं जहाँ सेलिब्रिटी अपने कॉमन फैंस के साथ मिलकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं। हाँ दीदी, आप जैसा कह रही हैं, आगे से मैं वैसा ही करूंगी। उस लड़की ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कृतिका की बात पर हामी भरी। वैसे दीदी, आप कौन सा काम करती हैं? मैं पब्लिक रिलेशन में काम करती हूँ। पब्लिक रिलेशन फील्ड में कई सेक्टर होते हैं। जैसे एक सेक्टर सिर्फ कंपनीज के लिए काम करता है और एक सेक्टर मुख्य रूप से एंटरटेनमेंट सर्कल के लिए। मैं पीआर वर्क एंटरटेनमेंट सर्कल के लिए करती हूँ। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी स्कैंडल में फंस जाता है या उसे खुद को लोगों के बीच प्रमोट करना होता है, तो ये काम मेरी जिम्मेदारी में आता है। कृतिका ने सिंपल तरीके से उसे पीआर वर्क के बारे में समझाया। ऐसा है, तो मैं भी फ्यूचर में पब्लिक रिलेशन फील्ड में काम करना चाहूंगी। उस लड़की ने एक्साइटेड होते हुए कहा। नेक्स्ट ईयर मुझे ग्रेजुएशन के लिए नेशनल मीडिया यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम देना है। तब मैं सब्जेक्ट में पब्लिक रिलेशन सेलेक्ट करूंगी। मैं भी आगे जाकर एक काबिल पीआर बनूंगी। तुम बहुत प्यारी हो छुटकी। कृतिका ने मुस्कुराते हुए प्यार से उसे छुटकी बुलाया, जैसे वो सच में कोई छोटी बच्ची हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सेलिब्रिटीज के पीछे भागने के चक्कर में तुमने अपनी काफी सारी क्लासेस बंक कर ली है। अगर ऐसा है, तो नेशनल मीडिया यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को पास करने के लिए तुम्हें बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी। वो लड़की शर्मिंदा हो गई। उसने अपना सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ दीदी, मैं आगे से अपनी पढ़ाई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। दीदी, आपका नाम क्या है? उस लड़की ने सवाल किया। कृतिका। कृतिका ने मुस्कुराते हुए उसे अपना नाम बता दिया। अनामिका ने अचानक से कहा, तुम जानती नहीं हो, कृतिका सिर्फ एक प्रोफेशनल पीआर ही नहीं है, उसने फिल्मों में भी काम किया है। इसकी पहली फिल्म की शूटिंग कुछ दिन पहले ही खत्म हुई है। फिल्म के डायरेक्टर दिवाकर हैं और फिल्म का नाम फाइट क्वीन है। जब ये रिलीज होगी ना, तब तुम इसे देखने सिनेमा हॉल जरूर जाना। उस लड़की ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाया। दीदी, आप बहुत स्पेशल हैं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ आपकी फिल्म देखने जरूर जाऊंगी। ठीक है, अब चलो जल्दी से वापस स्कूल जाओ और ध्यान से जाना। कृतिका ने उसके सिर पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। जी। बच्ची ने हामी भरी और डॉक्टर के दिए हुए मेडिसिन के पैकेट को उठा लिया। इन सब के पैसे कितने हुए अंकल? उस लड़की ने डॉक्टर से पूछा। डॉक्टर ने अपना हाथ हिलाते हुए जवाब दिया, पैसों की कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं छोटे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं लेता। थैंक यू अंकल। उस लड़की ने मुस्कुराते हुए उनका आभार जताया। प्रेम के इन्फ्लुएंस से बाहर निकलते ही उसके बिहेवियर में काफी शालीनता आ गई थी। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। क्लिनिक से बाहर आकर एक रिक्शा में बैठने के बाद उस लड़की ने कहा, दीदी, मेरा नाम ज्योत्सना है। आंटी, थोड़ी देर पहले आपसे मैंने काफी बुरी तरीके से बात की थी, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं ज्योत्सना, मैं तुम पर जरा भी गुस्सा नहीं हूँ। ये देखकर कि कैसे वो लड़की एक गलत रास्ते पर चलते रहने के बाद आज वापस सही राह पर लौट आई थी, इसलिए उसे लेकर अनामिका का गुस्सा जाता रहा। रिक्शा में बैठकर ज्योत्सना के वहां से जाने के बाद ही वो दोनों वापस ऑफिस लौट आए। अभी उन्होंने अपने डिपार्टमेंट में कदम रखा ही था कि रुखसार उन दोनों पर बरस पड़ी। इतनी देर कोई कॉफी लाने में करता है क्या? अब तक तो वो पूरी तरह से ठंडी भी हो गई होगी। तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, कॉफी ठंडी हो या गर्म, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। अनामिका पहले से ही दो लोगों पर गुस्सा कर चुकी थी। इस वजह से रुखसार की बातें उन्हें कांटे की तरह चुभी और उन्होंने तुरंत उसे खरी खोटी सुना दी। भले ही रुखसार की कही बात सही थी, लेकिन उसके बोलने का तरीका एकदम भद्दा था। अनामिका की बात से वो कुड़ गई, लेकिन उनके गुस्से से डरकर वो कुछ भी नहीं बोल पाई। आई एम सॉरी एवरीवन, नीचे कुछ इश्यूज आ गए थे जिस वजह से हम तुरंत वापस लौटकर नहीं आ पाए। कृतिका ने एक साथ सबसे माफी मांगी। मैं फिर से हॉट कॉफी का ऑर्डर कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं,
बिना बात के पैसे बर्बाद करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं, अजय ने आगे आते हुए कहा। मैं किसी स्टाफ से कहकर इसे कैंटीन में गर्म करवा देता हूँ। वर्क प्लेस पर कैंटीन होने का तो यही फायदा है ना, ठंडी हो गई चीजें हम तुरंत गर्म करवा सकते हैं। सागर ने भी आगे आकर अजय की बात पर अग्री किया। बातों बातों में कैंटीन से दो स्टाफ आकर कॉफी लेकर गए और जल्द ही उसे गर्म करके वापस ले आए। वैसे तुम लोग किस इश्यू के बारे में बात कर रही थी? अजय ने कॉफी का एक सिप लेते हुए सवाल किया। क्या बताऊं, मेरा दिमाग तो उस मैटर के बारे में सोच के ही गर्म हो जा रहा है। एक लंबी सांस लेने के बाद अनामिका ने अजय, सागर और बाकी सभी को नीचे क्या हुआ था उसके बारे में बताया। उनकी बात सुनते ही अजय भी गुस्सा उठा। आज के बच्चे भी ना, इन्हें अच्छे और बुरे की कोई समझ ही नहीं है। बस सामने वाला सेलिब्रिटी दिखने में हैंडसम हो और ये सब उसके पीछे पागल हो जाते हैं। ये बच्चे बहुत यंग हैं। स्कूल बंक करना एक सीरियस इशू है, लेकिन प्रेम उन्हें स्कूल बंक ना करने को कहकर उन्हें स्कूल से परमिशन लेकर उसे देखने के लिए आने को कह गया। अनामिका ने निराश होते हुए कहा। ठीक उसी वक्त लिली वहां आई। राघव सर ने हम सबको मीटिंग रूम में बुलाया है। एक न्यू कस्टमर किसी प्रॉब्लम को लेकर हमारे पीआर डिपार्टमेंट में आया हुआ है। सभी तुरंत ही मीटिंग रूम की ओर चल दिए। मीटिंग रूम के अंदर पहुंचते ही अनामिका सुन्न रह गई। उसने तुरंत कृतिका को अपनी तरफ खींचा। कृतिका ने भी मीटिंग में मौजूद उस कस्टमर को पहचान लिया था। वो कोई और नहीं बल्कि प्रेम का मैनेजर दिनेश था। लेकिन प्रेम वहां मौजूद नहीं था। उन्हें नहीं मालूम था कि बिल्डिंग में आने के बाद वो कहाँ गायब हो गया। सच ये था कि ओबेरॉय कॉर्पोरेशन आते ही प्रेम आर्टिस्ट डिपार्टमेंट चला गया था। उसके कंटेम्प्रेरी एक्टर्स जो अभी पॉपुलर नहीं हुए थे, उनके सामने उसे अपनी नई पॉपुलैरिटी को लेकर डींग जो मारनी थी। तो तुम दोनों पीआर डिपार्टमेंट से हो। दिनेश ने भी कृतिका और अनामिका को एक नजर में ही पहचान लिया था। राघव उन लोगों के बीच हुई बहस के बारे में कुछ नहीं जानता था, इसलिए उसने काफी पोलाइट होकर दिनेश और बाकी सभी से बातें की। सभी पहले बैठ जाएं। ये मिस्टर दिनेश है, पॉपुलर एक्टर प्रेम के मैनेजर। फाइनली सभी को पता चल गया कि आज प्रेम एक्चुअल में क्यों ओबेरॉय कॉर्पोरेशन आया था। दरअसल प्रेम भी उन एक्टर्स में से था जो ओबेरॉय कॉर्पोरेशन के अंडर कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते थे, और उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी जो सिर्फ एक वेब शो के जरिए वो लोगों के बीच, खासकर लड़कियों के बीच बहुत पॉपुलर हो गया था। हालांकि हाल फिलहाल में वेब सीरीज को काफी अटेंशन मिल रही थी, लेकिन फिर भी वे टेलीविजन पर एयर हो रहे शो के लेवल की बराबरी नहीं कर पा रहे थे। फिर भी कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ऐसे थे जो वेब सीरीज में काम करके पॉपुलर हो रहे थे। प्रेम भी उनमें से ही एक था। फेमस होने के बाद प्रेम जल्दी ही घमंडी हो गया। सेट पर काम करने वाले लोगों का भी यही कहना था कि वो शूटिंग के दौरान किसी एक्ट्रेस की तरह नखरे दिखाता है। अपनी बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने उसके कुछ सीक्रेट वीडियोस भी शूट के दौरान रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिए थे। भले ही प्रेम इन दिनों थोड़ा पॉपुलर हो गया था, लेकिन उससे जुड़ी नेगेटिव न्यूज के मीडिया में आने के बाद उसके फैन बेस में काफी कमी आ गई थी। उसे अभी भी अपनी पॉपुलैरिटी को स्टेबलाइज करना था, और ऐसा करने के लिए उसे इंडस्ट्री के सबसे बेस्ट पीआर में से किसी एक की जरूरत थी। मैं ये केस हैंडल नहीं कर पाऊंगा। अजय ने सीधे सीधे प्रेम की केस को लेने से मना कर दिया। एक बार उसके दिल ने किसी को बुरा मान लिया तो फिर उसके फेवर में कभी भी कुछ भी नहीं करता था। कृतिका के साथ भी शुरुआत में उसने इसी तरह का रवैया अपनाया था, और उसके ऑफिस ज्वाइन करने पर उसने उसे कुछ भी सिखाने से मना भी कर दिया था। ठीक उसी तरह उसने अभी प्रेम के केस को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। चूंकि वो कृतिका और अनामिका से प्रेम के घटिया बिहेवियर के बारे में जान चुका था, इसलिए उसके दिल में उसके लिए जरा भी रिस्पेक्ट नहीं बची थी। ये जानते हुए कि उसके ज्यादातर फैंस यंग लड़कियां थी जिन्हें वो मिसगाइड कर रहा था, जानने के बाद तो वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहता था। मैं भी ये केस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सागर ने भी उस केस को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि ऑफिस में अजय उसके लिए एक टीचर की तरह था, तो उन्हें और उनके डिसीजन को फॉलो करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसके जवाब को सुनने के बाद राघव और दिनेश दोनों का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। प्रेम का काम के दौरान नखरे दिखाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। इस तरह के इजी केस को हैंडल करने से उसके पीआर क्यों मना कर रहे थे? अनामिका ने भी अपना सिर ना में हिलाया।
आई एम सॉरी सर, मेरे पास पहले से ही काफी सारे केसेस हैं, इसलिए मैं भी ये केस एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। आपके अंडर एक बड़ा डिपार्टमेंट है, फिर भी कोई मेरे क्लाइंट का केस लेने को तैयार नहीं, या शायद आपके डिपार्टमेंट में कोई इस लायक ही नहीं जो मेरे क्लाइंट का केस हैंडल कर सके। ऐसा है तो फिर ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का अपना खुद का एक पीआर डिपार्टमेंट होने का क्या फायदा? दिनेश ने गुस्से में कहा। किसने कहा कि हमारे डिपार्टमेंट में आपके क्लाइंट का केस हैंडल करने के लायक कोई नहीं? रुखसार अपनी चेयर से उठते हुए बोली। फाइनली रुखसार ने दिनेश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। उसने झट से अपने कपड़ों पर आई सिलवटों को ठीक किया और हल्का अकड़ कर खड़ी हो गई। वो दिनेश को दिखाना चाह रही थी कि उसकी खुद के अंदर एक सेलिब्रिटी बनने के लक्षण हैं। कृतिका की भौं ही उठ गई। उस लड़की ने अभी तक एक्ट्रेस बनने का ख्वाब देखना बंद नहीं किया था। रुखसार, ये क्या नाटक कर रही हो तुम? अजय ने रुखसार को डांट लगाई। जब पूरे डिपार्टमेंट ने उसके केस को लेने से मना कर दिया था, तो उस लड़की को भी अपने डिपार्टमेंट का साथ देना चाहिए था। लेकिन रुखसार ने अजय की तरफ देखा तक नहीं। वो मुस्कुराते हुए दिनेश से बोली, हमारे डिपार्टमेंट में कोई ऐसा है जो आपके क्लाइंट के केस को आसानी से हैंडल कर लेगा, और सबसे बड़ी बात ये कि इस वक्त उसके हाथ में और कोई केस भी नहीं है, तो वो आपके केस को लेने से मना भी नहीं करेगी। दिनेश सरप्राइज्ड हो गया। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? कृतिका, मैं कृतिका के बारे में बात कर रही हूँ। वो हमारे पीआर डिपार्टमेंट का गौरव है। ऐसा कोई केस नहीं जिसे वो हैंडल नहीं कर सकती। रुखसार मुस्कुराई। दिनेश ने रुखसार की पॉइंट की गई डायरेक्शन में देखा और सामने उसकी नजर कृतिका पर गई। उसे देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। तुम इसकी बात कर रही हो? दिनेश ने ऐसे कहा जैसे वो कृतिका से जरा भी इम्प्रेस नहीं था। मिस्टर दिनेश, इसकी यंग एज पर मत जाइए। शायद आप जानते नहीं, पर इस साल की गोल्ड फिंगर अवार्ड सेरेमनी में इसे बेस्ट न्यूकमर का अवार्ड दिया गया है। रुखसार कृतिका को अपनी तरफ से जितना बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकती थी उसने किया। दिनेश गोल्ड फिंगर अवार्ड के बारे में अच्छे से जानता था। तुमने गोल्ड फिंगर अवार्ड जीता है? मैं ये केस एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। कृतिका ने बड़े ही बेरुखी से प्रेम के केस को लेने से मना कर दिया। वो प्रेम की रेपुटेशन को बर्बाद नहीं कर रही, यही उसके लिए बड़ी बात होनी चाहिए। वरना जिस लाइन में वो काम कर रही है, वहां उसे किसी के रेपुटेशन को बनाने के साथ साथ उसके रेपुटेशन को बिगाड़ना भी आता था। जो बच्चों को अपने फैंस को गलत राह पर ले जाते हैं, ऐसे किसी इंसान की कृतिका कोई मदद नहीं करने वाली थी। कृतिका, अजय और अनामिका इसलिए इस केस को नहीं ले रहे क्योंकि उनके पास सच में पहले से काफी केसेस हैं। तुम 1 महीने की छुट्टी के बाद वापस काम पर आई हो, तुम्हारे पास और कोई केस नहीं है और तुम फ्री भी हो, तो फिर तुम क्यों इस केस को लेने से मना कर रही हो? रुखसार ने कृतिका को टोकते हुए कहा। अनामिका रुखसार के इस रवैये पर बौखला उठी। डिपार्टमेंट में अपने कलीग्स के बीच कोई तमाशा खड़ा करना एक अलग बात थी, लेकिन ये लड़की तो बाहर वालों के सामने भी वैसा ही तमाशा क्रिएट कर रही थी। कृतिका से ऐसी भी क्या दुश्मनी इसकी जो वो हमेशा उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने पर तुली रहती है? क्या नाम बताया गया था मुझे तुम्हारा? कुछ पल पहले ही रुखसार ने उसे उसका नाम बताया था, लेकिन दिनेश ने दिखावा किया कि जैसे उसे कृतिका का नाम याद ही नहीं। पहले कुछ प्रपोजल सबमिट करो, देखेंगे तुम इस केस को हैंडल करने के लायक भी हो या नहीं। अगर तुम इसे हैंडल करने के लायक नहीं हुई तो मैं तुम पर अपना वक्त बर्बाद करने की जगह किसी और कंपनी में जाना चाहूंगा। उसकी एरोगेंस ने सागर तक को गुस्सा दिला दिया था। यहाँ कोई उसका नौकर नहीं था जो वो उनसे इस तरह से बिहेव करे। वो कृतिका के लिए आगे आकर कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अजय ने उसे रोक लिया। इतने दिनों तक कृतिका के साथ काम करने के बाद वो तो ये अच्छे से समझ गए थे कि ऐसे लोगों का गर्म दिमाग कृतिका को ठंडा करना अच्छे से आता है। यहाँ तक कि राघव भी दिनेश के एटीट्यूड पर भड़क उठा था। जब वो उससे मिलने के लिए आया था तभी उसे लगा था कि वो बंदा थोड़ा घमंडी है, लेकिन उसे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अपने घमंड में उसके अंडर काम कर रहे स्टाफ की उसके सामने इंसल्ट करेगा। कृतिका के फेवर में बोलने के लिए उसने अपना मुंह खोला ही था कि उसे उसकी कड़क रौबदार आवाज सुनाई पड़ी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा?
मैं ये केस एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। क्यों? दिनेश हैरान हो गया। फ्री होने के बाद भी तुम केस लेने से मना कर रही हो? हाँ, क्योंकि प्रेम जैसे जाहिल इंसान की हेल्प करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। कृतिका ने लगभग दिनेश को डांटते हुए कहा। तुम खुद को समझती क्या हो? कौन हो तुम? अगर तुम ये केस एक्सेप्ट कर भी लेती हो तो भी पहले हमें तुम्हारा प्रपोजल देखना होगा कि वो अच्छा है या नहीं। लेकिन तुम तो केस ही लेने से मना कर रही हो। इतना घमंड ठीक नहीं। कहीं आगे जाकर तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताना ना पड़े। गुस्से से बौखलाए हुए दिनेश ने कृतिका के मुंहफट जवाब पर उसे फिर से फटकार लगाने की कोशिश की। कृतिका अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई। मेरी फिक्र छोड़ो और अपने क्लाइंट की इमेज को सुधारने की चिंता करो। उस घटिया इंसान के घटिया हो चुके इमेज को सुधारने में मैं उसकी कोई मदद नहीं करने वाली। तुम किसी और को ढूंढ लो। जैसे ये जाहिल लड़की रुखसार, ये बेटर रहेगी तुम्हारे क्लाइंट के लिए। दो जाहिल लोगों की जोड़ी, सॉरी सॉरी, दो नहीं, तीन जाहिल लोगों की जोड़ी बढ़िया जमेगी तुम तीनों की। और रही बात पनिशमेंट की, तो ये तुम्हारे जुरिडिक्शन के अंदर नहीं आता। ये ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का अंदरूनी मामला है। इसमें तुम जैसे बाहर वालों को इन्वॉल्व होने का कोई हक नहीं। इसलिए यहाँ के एम्प्लॉयज पर ऑर्डर झाड़ना बंद करो और यहाँ से निकलो। कृतिका। खुद को जाहिल बुलाए जाने पर रुखसार गुस्से से जल भुन गई। वो कृतिका को जवाब देना चाहती थी, लेकिन राघव की उसकी तरफ गुस्से से आग उगलती आंखों को देख वो डर के मारे कुछ नहीं बोल पाई। कृतिका ठीक कह रही है, ये हमारी कंपनी है। कृतिका को कोई पनिशमेंट मिलेगी या नहीं, ये हमारी कंपनी का इंटरनल मैटर है। आई एम सॉरी कि हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी आपके क्लाइंट के केस को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। इसे लेकर मैं कुछ नहीं कर सकता। राघव ने दिनेश के एरोगेंट बिहेवियर पर रूखेपन से जवाब दिया। वो पीआर लाइन में एक प्रोफेशनल था। उसके लिए ये बात मायने नहीं रखती थी कि उसका क्लाइंट सही है या गलत। उसके लिए बस उसका केस मायने रखता था। लेकिन जितना घटिया और अकड़ से भरा दिनेश का बिहेवियर था, उससे वो समझ गया था कि अगर उसका डिपार्टमेंट ये केस एक्सेप्ट भी कर लेता तो भी आगे जाकर उन्हें दिनेश की वजह से काफी परेशानियां झेलनी पड़ती। खुद एक टॉप लेवल का पीआर था, लेकिन उसने भी प्रेम के केस को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं समझा। तुम सबको मैं देख लूंगा। दिनेश गुस्से से अपना पैर पटकते हुए वहां से बाहर चला गया। बाहर आने के बाद उसने कॉरिडोर में जाकर किसी को कॉल किया। प्रेसिडेंट ज्ञानी एक्चुअल में ओबेरॉय कॉर्पोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट था, लेकिन उसे वाइस शब्द सुनना पसंद नहीं था, इसलिए सभी उसे सिर्फ प्रेसिडेंट ज्ञानी कहकर बुलाते थे। दिनेश की शिकायत को सुनने के बाद उसने पीआर डिपार्टमेंट के बिहेवियर को दिल पर ले लिया। मैं तुरंत आकर इस मैटर को सॉल्व करता हूँ। फोन कट करने के बाद दिनेश वापस से पीआर डिपार्टमेंट की ओर चल पड़ा। अब मुझे बताओ, तुम में से किसी ने प्रेम का केस एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? उसका केस कोई डिफिकल्ट केस तो नहीं था। राघव ने अपने सभी सबॉर्डिनेट से सवाल किया। किसी एक्टर का कुछ ज्यादा ही नखरे दिखाना या अपने फैंस के साथ बुरा बिहेव करना, ऐसे कई केसेस उन लोगों ने पहले भी हैंडल किए थे। अनामिका ने आगे आकर नीचे थोड़ी देर पहले क्या हुआ था उसके बारे में सब कुछ राघव को बताया। राघव सर, ऐसे इंसान की हेल्प करना जो एक पूरी जनरेशन को गलत रास्ते पर ले जा रहा है, हमें कतई गवारा नहीं। हम उसकी हेल्प नहीं करेंगे। राघव ने परेशानी में अपना सर पकड़ लिया। कोई बात नहीं, प्रेम कोई इतनी बड़ी शख्सियत नहीं कि हम उसे लेकर परेशान हो। कंपनी की नजर में भी वो कुछ खास स्पेशल नहीं। इसलिए इस बार के लिए मैं तुम लोगों के डिसीजन के साथ हूँ, लेकिन तुम लोग अपने मन से बार बार ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकते हो। आगे से किसी को लेकर अपनी पर्सनल फीलिंग्स को अपने काम के बीच मत आने दो। ये मेरी तुम सबको सलाह भी है और वार्निंग भी। राघव ने कुछ गलत नहीं कहा था, इसलिए किसी ने उसकी बात से डिसएग्री नहीं किया। ठीक उसी पल दिनेश वापस से पीआर डिपार्टमेंट के अंदर चला आया। प्रेम के बिहेवियर को जान लेने के बाद सागर पहले से ही उससे चिढ़ा हुआ था। उसने बेरुखी दिखाते हुए दिनेश से सवाल किया, तुम वापस क्यों आए? इसलिए ताकि तुम सब अपनी सोच बदल लो। दिनेश के चेहरे पर इस वक्त किसी ऐसे विलन की तरह मुस्कुराहट थी जैसे उसके किसी घटिया प्लान के सक्सेस होने पर उसके चेहरे पर आती थी। हमारी सोच नहीं बदलेगी, अजय ने लगभग चीखते हुए कहा। दिनेश का घमंडी रवैया वो जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था।
सच में? दिनेश ने अजय का मजाक उड़ाया। इतने ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। थोड़ी देर में तुम फिर से मुझे बताओगे कि तुम्हारी सोच बदली है या नहीं। ठीक उसी वक्त राघव, जो अपनी कैबिन में जा चुका था, बाहर हो रही बहस को सुनकर अपनी कैबिन से बाहर आया। सामने दिनेश को देख वो उसके पास गया। क्योंकि हम आपका केस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो प्लीज आप वर्क आवर के दौरान हमें डिस्टर्ब ना करें। अब आप जा सकते हैं। तुम मुझे जाने को कह रहे हो? मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं यही इंतजार करूंगा। थोड़ी देर बाद मैं भी देखूंगा कि तुम सबका आंसर पहले की ही तरह सेम रहता है या नहीं। दिनेश सच में काफी बदतमीजी कर रहा था। फाइनली राघव के बर्दाश्त की सीमा भी पार हो गई। वो उस पर चीख उठा, अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। मेरा स्टाफ तुम्हारे केस को एक्सेप्ट नहीं करेगा और ना ही हम में से किसी की सोच बदलेगी। कुछ वक्त पहले तक राघव को लग रहा था कि प्रेम एक रिच पार्टी है। वो उनके छोटे से इश्यू के लिए एक बड़ी अमाउंट लेकर कंपनी को काफी फायदा पहुंचा सकता था। उसके केस को एक्सेप्ट ना किए जाने को लेकर वो मन ही मन बड़ा अफसोस कर रहा था। लेकिन दिनेश के जरूरत से ज्यादा घमंड और नखरे को देखने के बाद वो दिल ही दिल अपने सभी स्टाफ को थैंक्स कहने लगा कि उन्होंने प्रेम का केस ना लेकर बहुत बढ़िया किया। जैसा बिहेवियर दिनेश का अभी उसे दिखाई पड़ रहा था, उससे वो साफ साफ समझ सकता था कि आगे जाकर उसकी वजह से उसके डिपार्टमेंट को काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती। दिनेश राघव का मजाक उड़ाने के लहजे में हंसा। इस पूरे समय में कृतिका शांति से दिनेश के एरोगेंट बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रही थी। वो देखना चाहती थी कि किसके सपोर्ट के कारण दिनेश इस कदर हवा में उड़ रहा था। मिस्टर दिनेश। ठीक उसी वक्त वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी वहां तेजी से आया। पीआर डिपार्टमेंट के अंदर आने के बाद उसने ना तो राघव को एक नजर देखा और ना ही डिपार्टमेंट के बाकी स्टाफ को। वो सीधे दिनेश के हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ गया। मिस्टर दिनेश, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ आ रहे हैं? मैं खुद पर्सनली आकर आपको रिसीव कर लेता। ज्ञानी से हैंडशेक करते हुए दिनेश तिरछी नजरों से अजय, राघव और बाकी सभी को देख मुस्कुराया। फाइनली उसने जवाब दिया, क्या कहूँ, मैटर काफी छोटा सा था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सीधे पीआर डिपार्टमेंट आ जाऊं। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरे क्लाइंट का केस लेने से मना ही कर देंगे। ऊपर से इन सबका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही बुरा था। दिनेश ने बारी बारी से अजय, अनामिका, सागर और फिर कृतिका की ओर अपनी उंगली पॉइंट की। ये और वो। ये चारों कुछ ज्यादा ही एटीट्यूड दिखा रहे थे मुझे, खासकर ये लड़की। कृतिका की डायरेक्शन में अपनी पॉइंट की गई उंगली को उसने रोकते हुए कहा। इस लड़की ने कहा कि वो प्रेम से जुड़े किसी भी केस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। इन चारों में इसका एटीट्यूड सबसे ज्यादा बुरा था। ज्ञानी का चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया। तुम सब कुछ ज्यादा ही बहादुरी नहीं दिखा रहे थे? मिस्टर दिनेश ने खुद आकर तुम सबसे रिक्वेस्ट की और तुमने उनकी बात मानने की जगह उन्हें डिपार्टमेंट से बाहर जाने को कहा। और कृतिका, एक अवार्ड जीत लेने भर से तुम खुद को कोई बहुत बड़ा तीर मत समझो। तुम अभी भी ओबेरॉय कॉर्पोरेशन की एम्प्लॉय हो। तुम सब अभी के अभी मिस्टर दिनेश से माफी मांगो। प्रेसिडेंट ज्ञानी। राघव एक लीडर की तरह अपने सबॉर्डिनेट्स के बचाव में आगे आया। उनके एटीट्यूड में कुछ गलत नहीं था। पीआर डिपार्टमेंट के पास इस वक्त पहले से ही काफी ज्यादा केसेस हैं। हर स्टाफ बिजी है। हम इस वक्त कोई एक्स्ट्रा केस लेने की हालत में नहीं है। ये मिस्टर दिनेश है जो हम सबसे कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव कर रहे हैं और हमें हमारे काम के बीच डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम अपने स्टाफ को किसी रोबोट की तरह तो काम नहीं दे सकते ना। बेकार के बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुमने क्या गलती की है? क्या कृतिका फ्री नहीं है? कृतिका के बेस्ट न्यूकमर अवार्ड को जीतने के बाद उसके पास केसेस की भरमार आने लगी थी सर। क्योंकि वो एक मंथ के लिए छुट्टी पर थी तो वापस आने के बाद पहले उसे उन केसेस को हैंडल करना होगा जो उसकी एब्सेंस में उसके लिए रिजर्व किए गए थे। वो एटलीस्ट 2 महीने के लिए फ्री नहीं है। इस वजह से इन कुछ दिनों में उसके पास आए कई क्लाइंट्स को हमें वापस लौटाना पड़ा है। आज सुबह ही उसने वापस से ऑफिस ज्वाइन किया है। पहले उसे उन सारे पेंडिंग केसेस को हैंडल करना है। राघव ने एक्सप्लेन किया। तुम जानते हो ना कि प्रेम हमारी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में है
तो हमारे पीआर डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी पहले हमारे खुद के असाइन सेलिब्रिटी होने चाहिए या बाहर के लोग। मैं एक बार फिर तुमसे सवाल कर रहा हूँ, तुम ये केस एक्सेप्ट कर दे हो या नहीं? ज्ञानी ने गुस्से से सवाल किया। अभी वो आगे कुछ बोलता कि दिनेश ने अपनी उंगली फिर से कृतिका की तरफ पॉइंट कर दी। उसके कलीग्स ने बताया कि वो गोल्ड फिंगर अवार्ड जीत चुकी है। साथ ही में मैं ये जानता हूँ कि इस साल गोल्ड फिंगर अवार्ड को जीतने वाला पीआर सूरज आहूजा के केस को हैंडल कर रहा था, जिसका करियर एक तरह से खत्म माना जा रहा था। आज फिर से वो इंडस्ट्री में एक नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। यानी कि ये लड़की काम अच्छा करती है। इससे कुछ प्रपोजल सबमिट करवाइए। ये बात तय थी कि कृतिका के प्रपोजल सबमिट करने के बाद वो नाकारा इंसान जानबूझकर उसके प्रपोजल को किसी न किसी बहाने से रिजेक्ट करते रहता। कृतिका उससे बेकार में ही उलझ गई थी या वो खुद उससे उलझकर गलती कर रहा था। उस लड़की को अपनी औकात भूलनी नहीं चाहिए थी। उसने उससे उलझने की कोशिश कैसे की? उसे क्या लगता है सिर्फ एक अवार्ड जीत लेने से वो अपनी मर्जी की मालिक हो गई? दिनेश चाहता था कि कृतिका ये बात अच्छे से समझ ले कि वो कोई ऐरा गैरा नहीं जिसे कोई भी उलझ सकता था। वो पीआर डिपार्टमेंट में काम करती है। उसे क्या लगा कि उसकी उससे कभी मुलाकात नहीं होगी? उसने उसे सबके सामने नीचा दिखाकर बहुत बड़ी गलती की थी। ये कह ठीक है, फिर ये केस कृतिका हैंडल करेगी। ज्ञानी ने अपना फैसला सुनाया। कृतिका, जल्दी से कुछ प्रपोजल रेडी करो, वो मिस्टर दिनेश को पसंद आने चाहिए। प्रेम के केस में मुझे कोई लापरवाही नहीं चाहिए। उसके बाद ज्ञानी दिनेश की तरफ पलटा। आपको कब तक प्रपोजल रेडी चाहिए? दिनेश ने भयानक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, कल। मुझे कल तक प्रपोजल रेडी चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी, दिनेश और रुखसार के अलावा हर किसी को यही लग रहा था कि दिनेश जानबूझकर कृतिका को मुश्किल में डालने के लिए कोशिश कर रहा है। उसे लग रहा होगा कि पीआर क्राइसिस मैनेजमेंट कोई बच्चों का खेल है। उसे क्या लगता है कि वो जितने चाहे उतने प्रपोजल ऑर्डर कर सकता है? भले ही ये केस इजी था, लेकिन बस एक दिन भर के समय में कोई कैसे किसी केस के लिए प्रपोजल तैयार कर सकता था? वो जानबूझकर उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा था। राघव बौखला उठा। प्रेसिडेंट ज्ञानी, ये गलत है। अगर सिर्फ एक दिन में किसी भी केस के लिए कोई प्रपोजल तैयार किए जा सकते होते तो हमें सूरज आहूजा के केस को हैंडल करने में महीनों का समय नहीं लगता। हाँ राघव सर सही कह रहे हैं। अनामिका राघव के सपोर्ट में आगे आई। और बस एक दिन में तैयार किए गए प्रपोजल को क्या आप यूज करने के लिए रेडी भी होंगे? ये किसी भी तरह से परफेक्ट तो हो ही नहीं पाएगा। ज्ञानी ने पहले दिनेश की तरफ देखा, जिसने मुस्कुराते हुए इशारे में अपना सिर हिलाया। उसके इशारे को समझने के बाद ज्ञानी ने कहा, ठीक है, फिर कल तक एक प्रपोजल रेडी हो जाना चाहिए। मैं एक भी प्रपोजल तैयार नहीं करूंगी। कृतिका गुस्से में बोली, क्यों? क्या एक रात का समय तुम्हारे लिए काफी नहीं है? दिनेश ने कृतिका का मजाक उड़ाते हुए कहा, इसका मतलब तुम जरा भी प्रोफेशनल नहीं हो। जब किसी सेलिब्रिटी के साथ कुछ गलत होता है तो क्या पब्लिक उसे समय देती है कि वो खुद को जस्टिफाई करे या सीधे उसके खिलाफ नफरत भरी बातें शुरू कर देती है? तुम्हें क्या लगता है क्योंकि मैं पीआर लाइन में नहीं हूँ तो मैं इन सब के बारे में नहीं जानता? कई पीआर रातों रात जाकर पीआर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए नए प्रपोजल तैयार करते हैं। जब वो सब ये कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? लगता है तुम उस कहावत की प्रतिमूर्ति हो, नाम बड़े और दर्शन छोटे। लोग तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आता जाता कुछ नहीं है तुम्हें। सागर ने गुस्से से अपने होठ सिकुड़ लिए। दिनेश पीआर क्राइसिस के बारे में उन्हें ऐसे समझा रहा था जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं। क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि वो इन सब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं? कोई प्रपोजल तैयार करना किसी सेलिब्रिटी इमेज क्राइसिस को सॉल्व करने का पहला कदम होता है। ये बस उस इश्यू को और ज्यादा बिगड़ने से रोकता है। लेकिन बस एक रात में इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती है, अजय ने गरजते हुए कहा। ऐसा है तो सिर्फ एक कंप्लीट प्रपोजल तैयार करना होगा। कल मुझे वो चाहिए। दिनेश ने और भी तेज आवाज में कहा, अगर प्रपोजल मुझे पसंद आया तो मैं इस लड़की को प्रेम के केस का इंचार्ज बना दूंगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसके बस एक प्रपोजल तैयार कर लेने भर से मैं इसे इस केस का इंचार्ज बना दूंगा। ये इसके लिए एक टेस्ट की तरह होगा
साथ ही चूंकि प्रेम का केस अर्जेंट है, इसलिए मैं इसे एक रात से ज्यादा का समय नहीं दे सकता प्रपोजल तैयार करने के लिए। किसी एक्ट्रेस की तरह नखरे दिखाने का प्रेम का बिहेवियर उसकी पब्लिक इमेज को काफी ज्यादा हर्ट कर गया था। न सिर्फ उसकी फैन फॉलोइंग कम हुई थी, बल्कि कई एडवर्टाइजर्स और ऑर्गेनाइजर्स ने भी उससे अपना पल्ला झाड़ लिया था। पिछले कुछ महीनों से उनमें से किसी ने भी उसे या प्रेम को कांटेक्ट ही नहीं किया था। उसकी कोई जरूरत नहीं। कृतिका ने फिर उसकी बात ठुकरा दी। तुम्हें एक रात की भी जरूरत नहीं, दिनेश ने सवाल किया। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ तुम्हारा टैलेंटेड भी होना जरूरी है। अगर तुम्हें अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपना टैलेंट भी दिखाना है, तो तुम आज वर्क आवर्स के खत्म होने से पहले ही मुझे अपना प्रपोजल सबमिट करके दिखाओ। क्या मैंने कहा कि मैं ये केस एक्सेप्ट कर रही हूँ? कृतिका चिढ़ते हुए बोली। क्या मतलब? दिनेश बौखला उठा। उस लड़की ने कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी के सामने होने के बाद भी उसके बात को टालने की हिम्मत कैसे की? मेरा जवाब अब भी वही है। चाहे तुम कंपनी से किसी को भी मुझे ये ऑर्डर करने को कहो, मैं ये केस एक्सेप्ट नहीं करने वाली। अपनी बात कहने के बाद कृतिका पलटकर वापस अपनी डेस्क की ओर जाने लगी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था दिनेश कौन है और वो किसे अपने साथ लेकर आया है, लेकिन उसके इस रवैये से वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी सुलग उठा था। दिनेश के इंसल्ट करना एक अलग बात थी, लेकिन कृतिका ने ज्ञानी की बात ना मानकर उसके सामने उसकी भी इंसल्ट कर दी थी। कंपनी में ऊपर की पोजीशन से लेकर नीचे की पोजीशन पर काम करने वाले नॉर्मल स्टाफ भी ये बात जानते थे कि ज्ञानी को अपनी इमेज की कितनी चिंता थी। अगर उसे अपनी इमेज की परवाह नहीं होती, तो एक्चुअल में प्रेसिडेंट ना होते हुए भी वो खुद को अपने जूनियर से प्रेसिडेंट नहीं कहलवाता। जहां हो वहीं रुको, ज्ञानी जोर से चिल्लाया। कृतिका, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। तुम ये केस एक्सेप्ट कर रही हो या नहीं? अगर तुम ये केस एक्सेप्ट नहीं करती हो, तो अभी इसी वक्त कंपनी से बाहर चली जाओ। प्रेसिडेंट ज्ञानी। राघव तुरंत कृतिका के बचाव में आगे आया। कृतिका का वो मतलब नहीं था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, रुखसार ने उसकी बात काट दी। कृतिका, ये कंपनी ना तो तुम्हारी है और ना ही तुम्हारे डैड की, इसलिए तुम्हारे मन में जो भी आए तुम यहाँ नहीं कर सकती हो। मैं जानती हूँ कि तुम जल्दी ही एक्टिंग सीखने के लिए किसी आर्ट स्कूल में जाने वाली हो। आज नहीं तो कल तुम कंपनी से जरूर रिजाइन करोगी, इसलिए अब अपने सुपीरियर की रिस्पेक्ट करने में तुम्हें जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ज्ञानी ये बात नहीं जानता था, इसलिए जैसे ही उसने रुखसार के मुंह से कृतिका के जॉब छोड़ने की बात सुनी, वो और भी ज्यादा भड़क उठा। अब समझ में आया कि क्यों ये लड़की अब समझ में आया कि क्यों ये लड़की इतनी बहादुरी दिखा रही है। किस वजह से इसे अपने सुपीरियर का कोई डर नहीं है। लेकिन जब तक तुम इस कंपनी में काम कर रही हो, तब तक तुम बस एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो और तुम्हें अपने सुपीरियर की बात माननी ही होगी। रुखसार ने इस बार थोड़ी ऊंची आवाज में वो बात कही, लाउड एंड क्लियर। वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी ने प्रशंसा भरी नजरों से रुखसार की तरफ देखा। ये बात नोटिस करते ही रुखसार थोड़ी अकड़ कर खड़ी हो गई। अब जब वो कंपनी के एक सीनियर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिशियल की गुड लिस्ट में आ गई थी, तो इसका मतलब ये था आगे उसका फ्यूचर ओबेरॉय कॉर्पोरेशन में और भी ज्यादा बढ़िया होने वाला था। साथ ही वो अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे बाकी के कलीग्स के दिखावे को और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उन्हें लगता था कि वो सब एक हाई मॉरल्स के अकॉर्डिंग अपने काम कर रहे हैं। इस वजह से उन्होंने हमेशा रुखसार को नीचा ही समझा था। इस बार कृतिका की हेल्प के लिए उन सबका आगे आना क्या सही है? खैर, इस वक्त उन सबकी कहीं किसी भी बात का कोई मतलब नहीं था। ज्ञानी की गुड लिस्ट में आने से अच्छा इस वक्त उसकी लाइफ में और क्या हो सकता था? रुखसार, किसे क्या करना है और क्या नहीं, ये बताने का हक मेरे ऑफिस में तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। राघव रुखसार पर भड़क उठा। वो पीआर डिपार्टमेंट का हेड था, इसके बावजूद भी उस लड़की ने उसकी बात को काट कर उसे कुछ भी कहने का मौका नहीं दिया जो वो कहना चाहता था। वो लड़की उसके सामने ज्ञानी की चापलूसी करने में लगी हुई थी। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसके सामने ऐसा करने की? इस पूरे इंसिडेंट के दौरान राघव
एक बार भी कृतिका के लिए परेशान नहीं हुआ था। जिस लड़की का बॉयफ्रेंड निखिल ओबेरॉय हो और जो उसी की कंपनी में काम कर रही हो, उसे कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकता था? ज्ञानी जैसा इंसान निखिल के सामने कुछ भी नहीं था। तुम उसे क्यों डांट रहे हो? उसने जो भी कहा सही कहा। ज्ञानी ने राघव को फटकार लगाई। अपने डिपार्टमेंट का हेड होने के बावजूद भी तुम अपने एम्प्लॉयज को हैंडल नहीं कर सकते हो और मेरे सामने किसी ऐसे एम्प्लॉय को डांट रहे हो जो ऑनेस्ट है और जिसे सही और गलत का फर्क पता है। वो लड़की सही कह रही है। कंपनी के एम्प्लॉय होने के नाते कृतिका को उसे दिए जाने वाले काम को करना ही होगा। अपनी तारीफ सुनते ही रुखसार खुशी से फूल कर कुप्पा हो गई। उसके चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान थी। ज्ञानी की बात सुनकर राघव का चेहरा काला पड़ गया। बस एक बार ये मैटर सॉल्व हो जाए, उसके बाद वो सबसे पहले रुखसार को सबक सिखाएगा। उस लड़की को क्या लग रहा है कि ज्ञानी को खुश करने से उसे कोई फायदा होगा? उसे भूलना नहीं चाहिए कि आखिरकार उसे राघव के अंडर ही काम करना था। हालांकि इस वक्त तो ज्ञानी उससे काफी खुश नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसका काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा, क्या उसे फिर से रुखसार जैसी महत्वहीन लड़की की कोई जरूरत पड़ेगी? आज या कल उसे अपने काम को लेकर राघव को ही रिपोर्ट करना था। राघव ने मन बना लिया था, आज के बाद से जब तक वो जाहिल लड़की पीआर डिपार्टमेंट में काम करती है, तब तक वो उसकी जिंदगी हराम करता रहेगा। वो उस वक्त गुस्से से उबल रहा था, लेकिन उसने उसे कुछ नहीं कहा। ये देखने के बाद कि राघव के कहने का भी वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, अनामिका, अजय और सागर में से किसी में भी आगे आकर और कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन सभी ने रुखसार को नफरत भरी नजरों से देखा। चाहे डिपार्टमेंट के अंदर उनके बीच कितने ही मतभेद क्यों न हो, उस लड़की को इस तरह से बाहर वालों के बीच कुछ भी नहीं कहना चाहिए था। आज उसने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी थी। कृतिका, तुम ये केस ले रही हो या नहीं? ज्ञानी ने फिर से उससे सवाल किया। कृतिका ने शांति से बिना किसी डर के जवाब दिया, नहीं। ठीक है, फिर अपनी चीजें पैक करो और यहाँ से निकलो। ज्ञानी ने गुस्से से बाहर की ओर रास्ता दिखाते हुए कृतिका को कहा, एक अवार्ड जीत लेने से तुम में इतना घमंड आ गया है कि तुम मेरी बात टाल रही हो। अगर ओबेरॉय कॉर्पोरेशन ने तुम्हें मौका नहीं दिया होता, तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये अवार्ड जीत भी पाती? ये ऑर्डर को मान नहीं सकती तो तुम्हें कंपनी में काम करते रहने का कोई हक नहीं। अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। हर कोई शॉक्ड हो गया। वो सब के सब चुप थे। ज्ञानी सच में काफी सीरियस था। कृतिका ने बस एक केस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, उसके लिए उसने उसे कंपनी से बाहर निकल जाने को कह दिया। ये गलत है। ऐसे कई केसेस पीआर डिपार्टमेंट में आते थे जिन्हें उनका डिपार्टमेंट एक्सेप्ट नहीं करता था। क्या अब से उन्हें हर एक केस को एक्सेप्ट करना होगा? सच कहा जाए तो डिपार्टमेंट के पास हर एक केस को सॉल्व करने का टाइम नहीं था। अनामिका कृतिका के लिए परेशान होकर धीरे से उसके पास आई। उसके कंधे को हल्का दबाकर उन्होंने उसे इशारा किया कि वो वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी से कुछ मीठे शब्द कहे ताकि उसका गुस्सा शांत हो जाए और फिर वो उससे माफी मांग ले। इतनी छोटी सी बात के लिए कंपनी के बाहर निकाले जाना ठीक नहीं था। भले ही फ्यूचर में कृतिका आर्ट स्कूल को ज्वाइन करने के लिए कंपनी से रिजाइन करने वाली थी, लेकिन रिजाइन करना और फायर किए जाने में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन कृतिका के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख वो समझ सकती थी कि वो लड़की कितनी जिद्दी है। अनामिका हो या कोई और, वो किसी के कुछ भी कहने या समझाने पर भी ज्ञानी को सॉरी नहीं बोलने वाली थी। ये पहली बार नहीं था। जब से कृतिका ने कंपनी को ज्वाइन किया, तब से अनामिका इस बात को नोटिस करती आ रही थी कि हमेशा उसे परेशान करने कोई न कोई उसके सामने आता रहा था, लेकिन उसने कभी भी किसी से भी हार नहीं मानी और ना ही वो किसी से हल्का सा डरी भी। मजबूर होकर उसने अजय की तरफ देखा और इशारों में उसे ज्ञानी को समझाने की कोशिश करने को कहा। किसी तरह हिम्मत करके अजय आगे बढ़ा। ज्ञानी सर, मुझसे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ज्ञानी ने तुरंत अजय को फटकार दिया। जो इस लड़की की तरफदारी में आगे आएगा, वो भी उसके साथ कंपनी से बाहर जाने के लिए अपना सामान पैक कर ले। उसने फिर से दरवाजे की ओर इशारा किया।
इतनी बुरी तरह से डांट पड़ने के बाद अजय के कदम अपने आप पीछे हट गए। वो उस इंसान पर बुरी तरह से गुस्सा भी था। देखा जाए तो बाकी के उसके सारे कलीग्स भी उस पर बुरी तरह गुस्सा हो गए थे। वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर उन्हें डरा रहा था। अगर किसी को भी मेरा डिसीजन गलत लगता है तो वो भी इस नकारा लड़की के साथ ही कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा, ज्ञानी ने चीख कर कहा। इसके बाद कुछ पलों के लिए वहां शांति छाई रही। उसने फिर से कहा, तुम में से कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा, मतलब किसी को मेरे डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सभी का मन कर रहा था कि वो वहीं उसे पकड़कर दम भर पीटे। गुस्से से उन सब की आंखें लाल हो गई थी। सागर का पूरा बदन गुस्से से थरथराने लगा था, लेकिन किसी में कुछ कहने या करने की हिम्मत नहीं थी। अच्छी बात है, ज्ञानी ने सेटिस्फाइड होकर घमंड में मुस्कुराते हुए कहा। तो कौन है जो प्रेम के केस को हैंडल करेगा? एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं, जो भी उसके केस को हैंडल करने से मना करेगा उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। हर कोई एक दूसरे को देखने लगा। अजय सबसे ज्यादा हेजिटेट कर रहा था। वो अब भी प्रेम का केस नहीं लेना चाहता था, लेकिन डर के मारे उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक से एक दर्द सहरा देने वाली गुस्से से भरी आवाज सबको सुनाई दी। तुम्हारे बोलने का अंदाज तो काफी खतरनाक है। हर कोई सदमे में था। सबसे ज्यादा बड़ा सदमा तो ज्ञानी को लगा था। जब उसने पलट कर देखा तो उसके सामने निखिल अपने असिस्टेंट अनुपम और ओबरॉय कॉरपोरेशन के एक्चुअल प्रेसिडेंट रत्नाकर के साथ खड़ा दिखाई दिया। निखिल ने सबसे पहले कृतिका को देखा, जबकि बाकी हर किसी की नजर निखिल पर थी। अनुपम और प्रेसिडेंट रत्नाकर के अलावा किसी ने कृतिका को हल्का मुस्कुराते हुए नहीं देखा। उसका मुस्कुराना निखिल के लिए इशारा था कि वो ज्ञानी की धमकी से जरा भी नहीं डरी थी। अनुपम तो इन बातों का पहले से ही आदी बन चुका था, लेकिन जब रत्नाकर ने कृतिका के एक्सप्रेशन को देखा तो वो खुद को हैरान होने से रोक नहीं पाया। खुद को कंट्रोल करने की उसने पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो पलटकर खुद को निखिल को देखने से रोक नहीं सका। निखिल भी सीधे सीधे कृतिका को देख रहा था। उसे देखते हुए उसकी आंखों में अजीब सी चमक, खुशी और सॉफ्टनेस रत्नाकर को दिखाई दी। कुछ पल पहले जिस तरह से गुस्से में उसने ज्ञानी को देखा था, ये उससे एकदम अलग था। कुछ महसूस कर प्रेसिडेंट रत्नाकर अनुपम की तरफ पलटा। अनुपम जानता था कि रत्नाकर ने इशारों में उससे कौन सा सवाल किया था। उसकी हल्की सी मुस्कुराहट ने रत्नाकर के सवाल का जवाब दे दिया। रत्नाकर को जैसे बिजली का झटका सा लगा। उसने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा था, लेकिन इस तरह का पागलपन आज से पहले कभी उसके सामने नहीं आया था। उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर हो गया। सीईओ की गर्लफ्रेंड उनकी कंपनी में ही काम करती है, वो भी पीआर डिपार्टमेंट में। ये तो बहुत बड़ा जाल था। भगवान की दया से वो कंपनी में इतनी हायर पोजीशन पर था कि ऑर्डिनरी एम्प्लॉय से रूबरू होने का मौका उसे ना के बराबर ही मिलता था। फिर भी उसने अपने दिमाग पर जोर लगाया कि जाने अनजाने में उसने कभी कृतिका को किसी तरह से परेशान तो नहीं किया था। फिर उसने एक राहत भरी लंबी सांस ली। उसने कभी सीईओ की गर्लफ्रेंड को नाराज नहीं किया था, लेकिन ज्ञानी इस बारे में जरूर नहीं जानता होगा, इसलिए तो वो खुद को सूली पर लटकाने वाले राह की ओर ले जा रहा था। रत्नाकर दिल ही दिल हंस पड़ा। वो अब इस बात को देखने का मजा उठाना चाहता था कि कैसे निखिल उस अड़ियल ज्ञानी को सबक सिखाता है। वो इंसान वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी लोगों से खुद को प्रेसिडेंट कहलवाता था, जबकि असली में कंपनी का प्रेसिडेंट रत्नाकर था, वो नहीं। आज उसके हर बुरे करतूत की सबक उसे मिलने ही वाली थी। इस तरह के इंसान का अपने आसपास होना किसी को भी पसंद नहीं था। निखिल लंबे कदमों के साथ पीआर डिपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ। वाइस प्रेसिडेंट ज्ञानी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि उस पर कौन सी आफत आने वाली है। कुछ देर के लिए भौचक्का रहने के बाद वो वापस से नॉर्मल हो गया। उसने प्राउड फील करते हुए कहा, सीईओ, आज इन पीआर डिपार्टमेंट वालों ने तो हद ही कर दी। कंपनी ने इन्हें कुछ ज्यादा ही छूट दे रखी है। ओबरॉय कॉरपोरेशन के सपोर्ट के कारण ये जरूरत से ज्यादा घमंडी हो गए हैं, और अब तो इनके मन में जो आता है ये अपनी मर्जी से वो करने लगे हैं।